राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आप जिन सज्जन को मेरे बगल वाले फ्रेम में देख रहे हैं, इनका नाम है अजीत राय। और ये व्यक्ति पिछले एक हफ्ते में 2 बार धुरंधर फिल्म देख के आया है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभी तक नहीं देख पाया हूं। तो मेरा इनसे 2 सवाल है। 2 सवाल मैं कर दूंगा, पर उससे पहले जरा 1 मिनट दर्शकों का समय लूंगा। ये देखिए, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। इसका मूल्य 600 रुपया है। और ये जो अब जो मैंने ये टिकर चला दिया, इस पे जो ये नंबर है 7696409623, इस पे आप 600 रुपया अगर भेज देंगे तो ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। इस पुस्तक की बिक्री से हमको जो भी पैसा प्राप्त होगा वह हमारे आश्रम की गौशाला के निर्माण में खर्च होगा। गौशाला में अशक्त बूढ़ी गायें और घायल परित्यक्त नंदी बैल, मैंने नंदी बैलों की बहुत दुर्दशा देखी है, घायल, उनको खून टपकता हुआ। तो उनके लिए एक चिकित्सालय, एक आश्रय स्थल बनाने का विचार है। मेरे आश्रम में 4 बीघा जमीन है, उसको बाउंड्री करके और उसमें गौशाला का निर्माण करना है। गौशाला कम चिकित्सालय। तो इस पुस्तक के विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होगी, या ये जो ऊपर क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, इस पे आप जो भी सहयोग देना चाहते हैं, निर्माण में बहुत सारा सीमेंट लगेगा, सरिया गिट्टी बालू लगेगा, शेड लगेगा, उससे पहले फेंसिंग कराएंगे हम, वो जो जाली वाली फेंसिंग होती है, 4 बीघा की फेंसिंग करानी है, क्योंकि अदरवाइज गायें जो है वो अगल बगल के खेतों को नुकसान पहुंचाएंगी। इसमें आप जो भी सहयोग देना चाहते हैं क्यूआर कोड पे दे सकते हैं, और अपना एड्रेस, फोन नंबर आप मुझे इस नंबर पे 7696409623 पे भेज दीजिए, तो मैं आपको ये पुस्तक भेज दूंगा। अब आ जाते हैं अजीत राय जी के पास। तो श्रीमान जी, पहला सवाल, आपने ये फिल्म 2 बार क्यों देखी? और दूसरा कि सर, इस फिल्म में ऐसा क्या है कि आरफा खानम शेरवानी के पिछवाड़े में आग लग गई? हालांकि 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 आरफा खानम शेरवानी का पिछवाड़ा तो हमेशा से प्रज्वलित रहता है। जैसे जमीन से एक ऊर्जा निकलती है, उसको शायद जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो ये आरफा खानम शेरवानी, हालांकि आरफा खानम शेरवानी कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो एक संस्था है। इस संस्था के पिछवाड़े से भीषण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे वो जो जमीन वाली होती है उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जो आरफा खानम शेरवानी गैंग के पिछवाड़े से जो ऊर्जा निकलती है उसको मैंने नाम दिया है एनोथर्मल। एनो मतलब एनस से एनो शब्द लिया है, एनोथर्मल। तो ऐसा क्या हुआ कि आरफा खानम शेरवानी के पिछवाड़े में धुरंधर फिल्म से विस्फोट हो गया? ऐसा क्या है इस फिल्म में सर? 2 बार देखी आपने? जी देखिए, आपका सवाल ही सिरे से गलत है। पहले तो आपको यह पूछना था कि आपने पहली बार क्यों देखी और फिर दोबारा क्यों देखनी पड़ी। चलिए इसी तरह फ्रेम कर लेते हैं। तो पहली बार तो मजे मजे में देखने चले गए कि भैया चलो, लोग तारीफ कर रहे हैं, स्पाई की कहानी है, मतलब भक्त मंडली जो है उसका जो कीर्तन है वो सुन के मैंने कहा चलो हम भी भक्त हैं तो हम भी जरा कीर्तन कर लेंगे। देखे, मजा आया, मन प्रसन्न भी हुआ, दुखी भी हुआ। उसके बाद आने के बाद मैंने आरफा खानम शेरवानी का इंटरव्यू और कुछ उनके रिव्यूज पढ़ लिए। मैंने कहा ये साला ही तो भूल गई, तो हम सब बहक गया था। फिर जो बिंदु से आरफा खानम शेरवानी ने उठाए थे वो देखने के लिए मुझे दोबारा जाना पड़ा। फिर मैंने देखा, कहा हाँ,
इसमें हल्का सा हीट तो है। और आरफा खानम शेरवानी जो हैं या उनके जैसे अन्य लोग जो हैं, जैसे आप कह रहे हैं ऊर्जा वाली बात, देखिए होंगे कि जिस जिस ऑयल टैंकर में पेट्रोल वेट्रोल जाता है ना, तो एक सेचुरेटरी कंप्लायंस होता है पीछे, मतलब लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, ऑक्टेन नंबर, कीप डिस्टेंस, इस टाइप के चेतावनी नहीं का नहीं, एक चौकोर सा पीले रंग का। ज्वलनशील पदार्थ, हाँ, हाईली इन्फ्लेमेबल, वही अत्यंत प्रज्वलनशील पदार्थ। या ठीक है, इसका सेवन न करें, जानलेवा हो सकता है, जो स्पिरिट विरिट जाती इसका, है। हाँ, आसपास धूम्रपान न करें, इस टाइप की चीजें लिखी होती है वो टैंकर के ऊपर। तो इन लोगों को भी मतलब पिछवाड़े पे तो नहीं, लेकिन कम से कम आगे एक तख्ती लेके चलना चाहिए जिस पे लिखा हुआ हो हमारे सामने देशभक्ति की बातें न करें, आतंकवादियों को गाली न दें, अन्यथा विस्फोट हो सकता है। वैसे आपका एक आइडिया मुझे बहुत बढ़िया लगा, आपने काफी पहले मतलब पोस्ट लिखी थी कि ऐसे लोगों को के मतलब एक साथ एक पोर्टेबल पावर प्लांट लगा देना चाहिए, देश की बिजली की कमी खत्म हो जाएगी। याद है आपको? नहीं, वो मैंने मतलब कहा था कि नहीं नहीं, उसमें मैंने ये कहा था कि आरफा, मैंने कहा कि आरफा खानम शेरवानी कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक संस्था है। तो इस संस्था के किसी भी सदस्य को मतलब उल्टा बैठा के उसके पिछवाड़े पे आप चाय बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। सिंपल, वो एक हीटर है, गैस है सर, चूल्हा है सर, वो। क्या आपने छोटी बात कर दी, क्या आपने छोटी बात कर दी? वहां पे बॉयलर लगाकर हम टरबाइन चला सकते हैं सर। सर, आम आदमी उस पर आमलेट बना लेगा, आम आदमी, आपके जैसा आदमी उस पर मछली तल लेगा। अगर वही कोई उद्योगपति पा जाएगा तो उससे बॉयलर बना लेगा। डीआरडीओ में मिल जाएगा तो उससे वो ब्रह्मोस फायर कर देगा सर। हाँ, रॉकेट उड़ा लेंगे सर। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि वह ऊर्जा कौन इस्तेमाल कर रहा है। अब आम आदमी तो आमलेट ही बनाएगा बेचारा। अब देखिए सर, यहाँ पे डीआरडीओ की बात कर दी आपने तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। डीआरडीओ जो ईंधन, जो मोटर में अपने जो ईंधन यूज करता है, वो भाई जमीन पर तो ऑक्सीजन हवा में होती है, उससे जल जाता है। स्पेस में जाने के बाद उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन भी साथ में लेके जाना पड़ता है जलाने के लिए। इनकी एनर्जी को तो ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, इनको तो बस पीछे मतलब क्या कहते हैं, रॉकेट के बूस्टर में बिठा दो और जहां एनर्जी चाहिए वहां पे कहो जय जय मोदी, तुरंत रॉकेट की स्पीड हाँ बढ़ सर, जाएगी। सर, नहीं, मान लीजिए धीमी ऊर्जा चाहिए तो सामान्य आप नाम ले दीजिए। पर अगर आपको बहुत तेज हाई हीट चाहिए, जैसे चाइनीज कुकिंग करनी है, वो हाई हीट पे होती है, तो तो फिर कुकिंग पे चले गए चाइनीज आप सर। हमको वी नीड एस्केप वेलोसिटी सर, अच्छा, हाँ, नहीं, वी नीड जी, एस्केप वेलोसिटी। रॉकेट को जमीन से ऊपर भेजने के लिए राहुल गांधी को पता नहीं होगा एस्केप वेलोसिटी के बारे में। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड चाहिए होती है इतनी ऊर्जा एस्केप है, वेलोसिटी के लिए। इतनी ऊर्जा है अरफा खानम शेरवानी के पिछवाड़े में। डिपेंड करता है कि आप किसका नाम लेते हैं, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, आप योगी आदित्यनाथ बोल दें फिर तो एस्केप वेलोसिटी मिल ही जानी है सर। राम मंदिर बोल दीजिए, क्यों नहीं मिलेगी एस्केप वेलोसिटी सर। हाँ, आपको चाय वाय बनानी हो तो आप गोरक्षक दक्ष चौधरी का नाम ले लीजिए। अच्छा, अब आते हैं जरा धुरंधर पे। हाँ, धुरंधर, सर, अगर धुरंधर की बात करें तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि फिल्म वास्तविकताओं पे बनी। मान लीजिए कि फिल्म पूरी तरह से एक मसाला फिल्म है, सारे पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, सिवाय ये मुंबई आतंकवादी हमले और क्या कहते हैं कि कंधार हाईजैक को किनारा कर दिया जाए, तो बाकी जो स्टोरी लाइन है वो तो वेरीफाइड है नहीं, वेरीफाइड तो नहीं है वो। तो मान लीजिए कि वो सारा जो है काल्पनिक है। अब जो फिल्म निर्माण के मानदंड होते हैं पश्चिमी देशों के, जिसके बारे में मतलब हम लोग जिसको लेकर हम कहते हैं हिंदी फिल्म में कचरा है, वो मानदंड बहुत कसे हुए हैं सर। आपने देखा होगा रणवीर सिंह किसी भी फिल्म में कोई भी रोल करे रणवीर सिंह ही रहते हैं, लेकिन इस फिल्म में रणवीर सिंह दिखता ही नहीं है। रणवीर सिंह गायब है उसमें, सिर्फ और सिर्फ हमजा मजारी ही दिखता है। जो है संजय दत्त जो है स्टीरियोटिप टाइप हो गया है सर। संजय दत्त की यह हालत है कि किसी फिल्म में एक यही मतलब एक
फिक्स है कि एक बॉडी बिल्डर होगा, लंबी लंबी छोड़ेगा टाइप की। तो ये रोल भी उसी रोल ही उसी टाइप का था। लेकिन वहां भी संजय दत्त दिखते नहीं है सर। एक बार जो एसपी, क्या नाम है उसका, कोई एसपी है, उस एसपी का मतलब रियल लाइफ इंटरव्यू देख लीजिए और संजय दत्त का डायलॉग डायलॉग देख लीजिए फिल्म का। मतलब बिल्कुल लगभग एक जैसा ही दिखेगा। वो भी मतलब एसपी के रोल में डूब ही गया है, जिस एसपी ने मतलब क्या कहते हैं रहमान डकैत को रियल लाइफ में मारा था। और अक्षय खन्ना तो सर आप जानते ही हैं, अक्षय खन्ना को तो की तारीफ में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाना है सर। अब वो बड़े बाप की औलाद नहीं था, इसलिए मतलब क्या कहते हैं, और खान तगड़ी से पंगा नहीं ले पाया, विनोद खन्ना कुछ कर नहीं पाया उसके लिए। आपको पता है जब उसकी पहली फिल्म आई थी तो विनोद खन्ना ने राजेश खन्ना को ही बुलाया था, मतलब ओपनिंग सेरेमनी में। राजेश खन्ना ने फिल्म देखने के बाद कहा था बेटा बाप से बहुत आगे जाएगा। राजेश खन्ना ने उसे पहले ही भांप लिया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रहमान डकैत दिखता है सर अक्षय खन्ना के बजाय। उसी तरह अर्जुन रामपाल जो है इलियास कश्मीरी टाइप का रोल किया है, उसने भी शानदार रोल किया है, जबरदस्त है सर। एक एक चीज को सर बुना गया है फिल्म को, जैसे आप गॉडफादर को कहते हैं ना कि एक एक फ्रेम को रचा गया है। हालांकि इस गॉडफादर की जितनी मेहनत तो नहीं की गई है इसमें, लेकिन उसका 50-60% तो मेहनत की गई है सर। बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड को इतनी मेहनत से चुना बुना गया है, चुना गया है। लहजा इतनी मेहनत से खींचा गया है कि पूछिए मत। देखिए सर, पाकिस्तानी टॉक शोज का मैं फैन हूं, ऐसे नहीं, दसियों साल से। हस्बे हाल, मुजाकरात, क्या कहते हैं कि शोएब इकबाल, और ये सब देखने में रेगुलर देखने वाला हूं। तो उनका जो मतलब मानसिकता है, उनकी जो लहजा है, वो बिल्कुल ठीक ठीक पोर्ट्रे किया गया है सर। जैसे बाकी फिल्मों में पाकिस्तान को पोर्ट्रे करते हैं ना, हर बात पे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी मुश्किल उर्दू बुलवाते हैं हिंदी फिल्मों में, पाकिस्तानी दिखाते हैं तो कि उतनी मुश्किल उर्दू पाकिस्तानी सुन लें तो मर जाए साले। ऐसी उर्दू बुलवाते हैं फिल्मों में पाकिस्तानियों से। जबकि पाकिस्तानी नॉर्मल, मतलब पाकिस्तान में थोड़ी सी, मतलब मैं कहूंगा कि मतलब कराची में कुछ ज्यादा ही पंजाबी दिखा दिया है। कराची तो सिंध का एरिया है, लेकिन मोस्टली वहां पे रहते हैं वही जो यहाँ से भाग के गए हैं। कराची की आबादी का बड़ा हिस्सा वही है जो लोग यहाँ से भाग के गए हैं। सो कॉल्ड और उनका बड़ा मुहाजिर। नेता हाँ, मुहाजिर। ठीक है, वहां पे मतलब मुहाजिर कहने में थोड़ी सी बेइज्जती लगती है, तो अब उनके लिए शब्द यूज होता है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के वो साहब लीडर है। अल्ताफ हुसैन हुआ करता था एमक्यूएम का लीडर, जिसको गद्दार घोषित कर दिया गया। तो सर उसी से मिलता जुलता रोल है ये, क्या कहते हैं, राकेश बेदी ने रोल किया है, मतलब एक स्थानीय लीडर का। क्या नाम है उसका, कोई जमाली करके कैरेक्टर है। उसने मतलब, वो तो बढ़िया एक्टर हमेशा से था और बेहतरीन एक्टिंग किया है। तो सर मतलब अगर तकनीकी एस्पेक्ट्स पे देखें तो फिल्म शानदार है, और इसी वजह से सबसे ज्यादा आग लग रही है। अभी 120 बहादुर बनी थी, मैंने देखी नहीं। कहानी तो मुझे पूरी तरह से पता है, लेकिन मैंने देखी नहीं। क्यों नहीं देखी, मुझे पता था कि 120 बहादुरों के नाम पे, सर इमोशन के नाम पे फिल्म दिखाना चाहते हैं ये। बनाए तो होंगे कचरा ही। वो 100 बहादुर अगर जिंदा होके आ जाए तो सबसे पहले इस निर्देशक को गोली मारेंगे, फिल्म तो ऐसी बनी होगी। तो सिर्फ इमोशन पे ये इनकैश नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मेहनत की है फिल्म के ऊपर सर। 2 बार देख के मुझे अफसोस नहीं है, और आप एक बार भी नहीं देखे, शेम ऑन यू सर। नहीं सर, मेरी मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं ऐसी जगह पर रहता हूं जहां सिनेमा हॉल उपलब्ध नहीं है। तो मुझे सिनेमा देखने के लिए कम से कम 50, 60 या 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। वो उतना समय नहीं निकाल पा रहा हूं मैं, मेरी कुछ ऐसी परिस्थितियों में मैं उलझा हुआ हूं। और एक चीज और बताऊं, पहले मुझे ये बताइए, ऐसा फिल्म में क्या दिखाया है कि लिब्रांडो गैंग जो है इतना आग उगल रहा है पिछवाड़े से? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इसमें वो बताइए। वो वो स्टोरी लाइन बताइए, या फिल्म में ऐसे कौन सी घटनाओं का जिक्र है, या ऐसा क्या दिखाया है कि ये लोग, क्योंकि सर मैंने इनका प्रलाप तो देखा है, पूर्व में भी देखा है, कश्मीर फाइल्स पे इनका प्रलाप देखा है, सब कुछ देखा है, पर इसमें तो कुछ इतना भीषण विश्वमन
मैंने नहीं देखा था आज तक इस लॉबी का, किसी फिल्म एक का लाइन में बताऊं इतना सर, विरोध। एक लाइन में बताऊं सर। जी। एक तो पाकिस्तान की बुराई, पाकिस्तान को बुरा दिखाया गया है खुलेआम। मुसलमानों की, क्या मुसलमानों और इस्लाम की बुराई है या पाकिस्तान की बुराई है? उनके लिए एक ही बात है, उम्मा का पार्ट है पाकिस्तान, उम्मा की बुराई दिखाई गई है, बात खत्म। नो क्वेश्चन आस्क्ड। पाकिस्तान की बुराई मतलब इस्लाम की बुराई, बात खत्म। फिल्म क्या में ऐसी क्या एक बुराई भी दिखाई? मजहबी, फिल्म में एक भी मजहबी रेफरेंस नहीं है। सिंगल मतलब कहीं नारे लग रहे हो अल्लाह अकबर के, तो मतलब जोश वाले नारे हैं, वो तो कहीं भी लग सकते हैं। वो तो पॉलिटिकल रैली में भी लगते हैं, जब अटैक होता है, मुंबई अटैक होता है, वहां भी लगते हैं। तो उसके सिवा सिंगल रेफरेंस नहीं है। कहते हैं ना कि हमारी कुरान में ये लिखा है, अल्लाह ने ये फरमाया है, अक्सर फिल्मों में लिखता है। इस फिल्म में एक बार भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि कुरान में ऐसा लिखा है या अल्लाह ने ऐसा फरमाया है या हदीस ऐसा है, कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज करती है कि पाकिस्तान में किस तरह से सरकारी संस्थाएं टुच्चे मुच्चे गुंडों की सहायता भी लेती हैं, लेकिन अगर जब भारत के खिलाफ एक्शन लेना हो तो। यहां तक कि आईएसआई भारत में मतलब मुंबई हमलों के लिए तैयारी जब करती है तो हथियार अपने जानी दुश्मन बलोचों से खरीदती है। बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, उसको रहमान डकैत के थ्रू पैसे भिजवा के उससे हथियार मंगवाती है, ताकि पाकिस्तान को हथियार पाकिस्तानी ना हो वहां पे। तो कुल मिला के बात यही दिखाई गई है कि भले आपस में वो लड़ते रहे, लेकिन जब भारत के खिलाफ एक्शन लेना हो तो सब एक हो जाते। बस अब पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान की संस्था पूरी तरह से इन्वॉल्व है, ये इनसे हजम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की बुराई कैसे हो सकती है, और उस पर मतलब करेला नीम ये चढ़ गया। पाकिस्तान की बुराई तो और भी फिल्मों में होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी बेहतरीन फिल्म कैसे बन गई? फिल्म जितनी बेहतरीन होती है आपके दिमाग पे उतना ही असर डालती है। 120 बहादुर आप आज देखेंगे, कल परसों भूल जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन ये फिल्म आप पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, विश्वास मानिए। सर, मैं एक बात बताऊं, कल परसों मैं कहीं पढ़ रहा था, तो कोई एक पात्र, हाँ, हिंदवी हिंदवी करके कोई प्रोग्राम आता है हिंदी साहित्य पे, तो उस पे एक वक्ता अरे थे, वो वो सब। बोल रहे थे। जी। वो वो जो वक्ता थे वो बोल रहे थे कि राही मासूम रजा से पूछा गया कि आधा गांव में आपके पात्र बहुत ज्यादा गाली देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आधा गांव में जिन पात्रों की कहानी कह रहा हूं वो अपने सामान्य जीवन में, अपने दैनिक जीवन में उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषाई शुचिता के लिए या आपको संतुष्ट करने के लिए क्या मैं उनके मुंह से संस्कृत के श्लोक निकलवाऊं? एक आदमी जब गांव में रहता है तो वो इसी अंदाज में बात करता है जो उपन्यास में लिखी गई है। सर, पॉइंट वैलिड है। या तो आप उन पात्रों पर कभी कोई रचना ही न करें, उन पात्रों आप को कभी कोई किसी आप कहानी में साथ दे, आप सिर्फ महाभारत और रामायण कालीन पात्रों पे लिखिए, आप सिर्फ उन पात्रों को देखिए, तो फिर वो भ्राताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस दुष्ट का वध कर दूं। और अगर रामायण दिखाएंगे, महाभारत, तो ये भाषा चलेगी। पर अगर गाजीपुर में कोनो कोनो कहानी देखबा तो ऊ मार यही ना बोलेगा। हम्म, ये तो सिंपल है, ठीक है ना। वो सारे तो सर खेलत हमसे खेलता कहानी, ओकर माइक। तो जब तो सर वो मैं तो मुझे ये मैंने बताइए कि, खोद हाँ जी, कि कुछ कह रहे हैं आप? मैंने शब्दों को बदल दिया था। हाँ, तो धुरंधर में भी जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और डकैतों की और उनकी स्टोरी हम्म, सुनाई जाएगी तो उसमें वायलेंस तो होगा।
अगर आपको रियलिस्टिक फिल्म बनानी है, मैंने सुना फिल्म में वायलेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, खून खराबा तो वो जो एक शुरुआत में ही मतलब जो कंधार हाईजैक करने से दिखाता है, उसमें रुपिन कात्याल का गर्दन रेतते हुए दिखाता है, वही खतरनाक है। उसके बाद एक जगह रहमान डकैत अपने अवैध बाप की मतलब 10 किलो के बटखरा से कपार कूच देता है, वो भी खतरनाक है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक लगा मुझे। 10 किलो के बटखरा से अपने बाप का सिर कूच देता है वो, सड़क पर दौड़ा के। हम्म। ठीक है, और एक जासूस को टॉर्चर कर रहा होता है, पूरे शरीर में मछली का हुक लगा के और ऊपर टांगा हुआ होता है। भारतीय जासूस पकड़ा जाता है तो है, हिंसा तो है, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी तो हिंसा है। क्या शानदार फिल्म है। उसकी अच्छा, हिंसा से कष्ट उस नहीं है उनकी। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल। कमल गट्टे नमो चट्टे क्यों इतने खुश, जो इनकी भाषा में बोल रहा हूं ना, कमल गट्टे नमो चट्टे भक्तगण क्यों इतने खुश हैं फिल्म से? भक्तगण और ये जो तीन आपने क्या कहते हैं कि विशेषण दिए हैं, इस टाइप के लोग तो किसी भी बात पे खुश हो जाते हैं। इनके खुश होने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है ना। अल्फा खानम कर दे तो कमल गट्टे खुश हो जाते हैं, उनका क्या है। वो तो छोटे लोग हैं, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। ठीक है, फिल्म बनने से तुम खुश थे ही, फिल्म के बाद जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उससे ज्यादा और खुशी हो रही है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत समस्या की बात नहीं है कि मतलब हमें मतलब घर द्वार महल नहीं चाहिए। हम छोटे लोग हैं, छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं। सर चलिए, इन सब तमाम बातों के बाद मेरे लिए सिनेमैटिक एक्सप्रेशन सिनेमा में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं उसी को मानता हूं। कहानी जो भी है, जैसे कुछ लोग माचिस की बड़ी आलोचना करते हैं, गुलजार साहब की फिल्म थी। हालांकि मेरे जीवन की द मोस्ट फेवरेट फिल्म माचिस जैसी फिल्म मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। और माचिस देखने के बाद मुझे याद है, दो फिल्में ही मैंने ऐसे जीवन में देखी हैं जिनको देखने के बाद मैं एक हफ्ता परेशान रहा था। एक माचिस और एक इजाजत। मैं परेशान क्योंकि रहा था अब देखने के बाद। मैं परेशान रहा था देखने के बाद गेट आउट। गेट आउट तो एज ए सिनेमा क्राफ्ट कैसी है फिल्म? सिनेमैटिक एक्सप्रेशन। तो उसी की बात कर रहा हूं ना, वही अच्छा होना सबसे ज्यादा प्रज्वलित कर रहा है। जितना बढ़िया ओके। सिनेमेटिक एक्सप्रेशन हो आपके ऊपर, उतना ही इम्पैक्ट डालता है। हम्म। वरना एंटी पाकिस्तान तो कितनी ही सैकड़ों फिल्में बनी हुई हैं, लेकिन कोई वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है ना जितनी बेहतरीन बनी हुई फिल्म डालती है। तो बेहतरीन बनी है तो इम्पैक्ट इसका बेहतरीन होगा। यही तो सबसे ज्यादा प्रज्वलित कर रहा है सर। नहीं तो, सिनेमेटिक एक्सप्रेशन पर 10 में 9 पॉइंट तो बनते हैं इनके। नहीं नहीं, अनुपमा चोपड़ा जैसे क्रिटिक, उनको इतनी मिर्च लगी। सर, डैडी को बुरा कहा गया है। पाकिस्तान के पेरोल पे कौन है कौन नहीं है आप जानते हैं। जिसको भी मिर्च लगी है वो पाकिस्तान के पेरोल पे है, सीधी सी बात है। धर्म की बुराई तो कहीं हुई ही नहीं है इस फिल्म में। इस फिल्म में मारने वाले भी मुसलमान, मरने वाले भी मुसलमान। तो वाह सर, बॉलीवुड ने एक बेहतरीन सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनाई। बॉलीवुड शुड सेलिब्रेट द फिल्म। डैडी गुस्सा हो जाएंगे। कौन डैडी? वही डैडी जिनके पेरोल पे अब तक थे नहीं नहीं, पाकिस्तान, और कौन। भारत में बैठे हुए पाकिस्तानी। हाँ, पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानियों की औलादें। डैडी गुस्सा हो जाएंगे मैंने कहा। जी। चलिए साहब, मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा। कल फिल्म देख के जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे फिर बात करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं
एक नाइव पर्सन के रूप में बात कर रहा हूँ, जैसे फिल्म देखी नहीं है, मुझे तो जिज्ञासा है। मैं कल आपसे फिर इसी वक्त दोबारा बात करूंगा, इसी वक्त नहीं, शाम को बात करूंगा फिल्म देखने के बाद। ठीक है सर। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हैं सर, कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी ठीक है मच। सर। जय श्री राम, हर हर महादेव।